अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम मजीद स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। याद रखना स्टूडेंट, एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि एमडीकेट के सिलेबस में जितने भी एमसीक्यूज स्केलर प्रोडक्ट पर आते हैं तो वो ज्यादातर स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर से आप आसानी के साथ स्केलर प्रोडक्ट के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर सकोगे। तो स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट से। इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टीज को पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास ये था कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, अगर हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, यानी अगर हम दोनों की ऑर्डर को चेंज करें तो दोनों से हमें स्केलर प्रोडक्ट सेम मिलेगा। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम दूसरे प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी नंबर 2 से आप लोगों के ज्यादातर एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं जो कि स्केलर प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होंगे। तो मैंने क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2 में या प्रॉपर्टी नंबर 2 में, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड अपॉन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, एक का नाम हमने ए रखा, दूसरे का नाम हमने बी रखा, तो इन दोनों वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर, साथ में दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर, और साथ में इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, यानी cos थीटा पर डिपेंड करेगा। और याद रखना स्टूडेंट, आप लोगों के ज्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं वो इसी cos थीटा के बेस पर आते हैं, यानी एंगल के बेस पर आते हैं। और इसी एंगल के बेस पर हम मजीद इस प्रॉपर्टी नंबर 2 में कुछ कंडीशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो इसी के साथ रिलेटेड होते हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या आप लोग इसको पैरेलल भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो और वो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो, या उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। इस पर अगर एंगल 0 के बारे में कहा गया हो तो इस पर हम किस तरह से एमसीक्यूज को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है, एक ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है वो 0 है, या आप लोग पैरेलल भी कह सकते हो, या आप लोग सेम डायरेक्शन भी कह सकते हो। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? हमें पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी cos थीटा के। यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। हमें पता है cos 0 किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, इन वैल्यूज को आप लोगों ने याद रखना होगा क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये वैल्यू आप लोगों को याद होने चाहिए, चाहे cos 30 हो, 0 हो, 45 हो, 60 डिग्री हो, तो कुछ खास एंगल है जिनकी वैल्यू को आप लोगों ने याद रखना होगा। यहाँ पर cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1, और ए बी अपनी जगह पर आ जाएगा। जब हम 1 के साथ ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो, या पैरेलल हो, या सेम डायरेक्शन हो, तो इस दौरान इन दोनों वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 0 हो तो सिंपली आप लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और उससे आप लोगों के पास स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। जनरली भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 हो तो इससे हमें क्या मिल सकता है, माइनस ए बी मिल सकता है, प्लस ए बी मिल सकता है, 0 मिल सकता है, बुथ ए एंड बी मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे हमें ए बी ही मिलेगा। अब इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है जो कि एमसीक्यूज में ज्यादा रिपीट होता है। याद रखना स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जब दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो
तो इस दौरान आप लोगों को जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो याद रखना स्टूडेंट, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो उनके बिटवीन एंगल क्या हो सकता है। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो एंगल होगी वो 0 डिग्री होगी। या पैरेलल के बारे में पूछा जा सकता है, या सेम डायरेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो या उनके बिटवीन एंगल 0 हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, 0 मिलेगा, बोथ ए एंड बी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अब इसके बाद आप लोग इसको पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो, क्योंकि हम एक दूसरा कंडीशन भी पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलेगा नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, यानी जब प्लस ए बी आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ साथ आप इसको पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद हम मजीद दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी के अंदर, वो क्या है कि अगर उन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन अगर एंगल 90 से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा। ये सभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है और उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो 90 से कम है एंड 0 से ज्यादा है। तो बताइए यहाँ पर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, वो नेगेटिव मिलेगा, वो 0 मिलेगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, कुछ इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एंगल लेस देन 90 हो एंड ग्रेटर देन 0 हो या 0 के बराबर हो तो इस केस में हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। जनरली इस पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एंगल 90 से कम हो एंड 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो तो इस केस में हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हमें पता है काज 0 डिग्री से लेकर काज 89 डिग्री तक यहाँ काज की जितनी भी वैल्यूज हमें मिलती है वो हमें पॉजिटिव में मिलती है। अगर पॉजिटिव में मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा भी जनरली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, यानी एक फोर्स है और एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो 37 डिग्री है। तो बताइए इससे हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, 0 होगा या कोई और ऑप्शन होगा। तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि जो स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर 90 से कम हो जैसा कि 89, 70, 60, 71, 1 डिग्री, 20 डिग्री, तो इन सब पर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब डायरेक्ट भी इस पर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे। पॉइंट नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो या ऑर्थोगोनल का है, क्योंकि जो हमारे पास 90 डिग्री है या ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर है तो ये एक ही बात है, आप लोग समझ सकते हो। अगर दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो या कहे कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो इस कंडीशन में हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो याद रखना स्टूडेंट, हमें पता है ए डॉट बी वो किसके बराबर, ए बी कास थीटा के बराबर। यहां पर अगर हम थीटा को देखें, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो यहां पर खास 90 किसके बराबर, इसकी जो वैल्यू है मैं बार बार बता चुका हूं कि इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। कास 90 किसके बराबर, 0 के बराबर, ए बी अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर हम 0 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या उनके बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो या ऑर्थोगोनल का है तो इससे हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो डायरेक्टली इस तरह के एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मिसाल के तौर पर वही मैं वर्क का एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट सपोज हमारे पास फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो बताइए यहां से हमें जो वर्क मिलेगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 20 न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी कुछ और ऑप्शन भी साथ में होंगे, डी में नन ऑफ दीज वगैरह वगैरह। तो आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए
सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल 90 डिग्री का कहा हो या परपेंडिकुलर का कहा हो तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें स्केलर प्रोडक्ट 0 ही मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। काफी ज्यादा एमसीक्यूज इस पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, या उनके बिटवीन एंगल अगर 180 डिग्री हो, एक ही बात है, तो फिर हमें स्केलर प्रोडक्ट क्या मिल सकता है? फिर स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो याद रखना स्टूडेंट, इस केस में हमें स्केलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू मिलेगी, एक तो वो नेगेटिव मिलेगी, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है, और इसके साथ साथ वो स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? तो देखो यहां पर ए डॉट बी, यानी हमने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जो कि ए है और बी है। अब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है या अपोजिट है या इनके बिटवीन एंगल 180 डिग्री है, तो इससे हमें स्केलर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें पता है ये किसके बराबर? ए बी cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री। अब ए बी अपनी जगह पर, और हमें मालूम है cos 180 डिग्री किसके बराबर है? वो -1 के बराबर है। तो अगर हम -1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे हमें क्या मिलेगा? -ab। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वो दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो या उनके बिटवीन एंगल 180 डिग्री हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, तो याद रखना यहां पर हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना होगा और इसके साथ आप लोगों ने माइनस लेना होगा, तो तब आप लोगों को इस केस में स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा है, आप लोगों को नजर आ रहा है मिनिमम। इसका मतलब क्या है? याद रखना स्टूडेंट, यहां पर यानी जब दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 180 डिग्री हो, इससे जब हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिनिमम मिलेगा, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? मिनिमम होगी। यहां पर मैक्सिमम वैल्यू थी, यहां पर हमारे पास क्या है? मिनिमम वैल्यू है। यानी अगर एंगल हमारे पास 180 डिग्री हो तो स्केलर प्रोडक्ट हमें मिनिमम मिलेगा। तो इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दो वेक्टर्स है उससे हमें स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम मिलता है, तो बताइए उन दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या हो सकता है? 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री वगैरह वगैरह। तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसको हम मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू भी कहते हैं, और इसको हमने क्या कहा? मिनिमम वैल्यू, और इसको हमने मैक्सिमम वैल्यू कहा। लेकिन इसको आप लोग मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू भी कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन इसके अलावा इसको आप लोग मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कह सकते हो और इसको आप लोग मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कह सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो रेंज है वो क्या है? यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज क्या हो सकता है? जब एंगल 180 डिग्री हो तो फिर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जब एंगल 0 डिग्री हो तो फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये अब हमारे पास क्या है? स्केलर प्रोडक्ट का रेंज है। तो मिनिमम रेंज कब होगा? जब एंगल हमारे पास 180 डिग्री हो, एंड मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो। आपको पता है कि cos 0 की जो वैल्यू है वो +1 है एंड cos 180 की जो वैल्यू है वो -1 है। तो -1 से लेकर 1 तक हमारे पास cos थीटा के लिहाज से स्केलर प्रोडक्ट का रेंज हो सकता है। 0 हमारे पास दरमियान में आएगा। अब इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, खासकर इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा कि अगर ये पूछा जाए कि एंगल 180 डिग्री है तो ये हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम हो सकता है, नेगेटिव मैक्सिमम हो सकता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इस केस में आप लोगों ने टिक लगाना होगा नेगेटिव मैक्सिमम। लेकिन अगर जनरली मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो फिर आप लोगों के पास हो सकता है मिनिमम और ये वाला मैक्सिमम। अब पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि जो एंगल है अगर उसकी वैल्यू 180 डिग्री से कम हो एंड 90 डिग्री से ज्यादा हो तो फिर स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? याद रखना स्टूडेंट, अगर एंगल
180 के बराबर हो या 180 से कम हो एंड 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो इस दौरान हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। तो इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन अगर जनरली पूछा जाए एंगल 180 या 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो बताइए स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बोथ ए एंड बी जीरो। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इस केस में हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। किस तरह से, यहां पर देखो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब हमें पता है अगर हम कास थीटा की वैल्यू 91 पुट कर दे, सो 91 से लेकर कास थीटा की जो वैल्यू है 180 डिग्री तक, तो यहां पर सब डिग्री से हमें क्या मिलता है, कास थीटा की जो वैल्यू मिलती है वो हमें नेगेटिव मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 91 पुट करें, हम 100 पुट करें, हम 120 पुट करें, हम 170 पुट करें, 179 पुट करें या 180 पुट करें, तो इससे हमें स्केलर प्रोडक्ट जो मिलेगी वो हमारे पास क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, टाइम को आप लोग बचा सकते हो आसानी के साथ। अब इन प्रॉपर्टीज के बेस पर अपने एमसीक्यूज को आप लोग सॉल्व कर सकोगे। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या है, इस पर भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे पास तीन वेक्टर्स है, एक का नाम हमने ए रखा, दूसरे का बी, तीसरे का सी। अगर हम बी के साथ सी को प्लस करें और फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले, इससे जो हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हम सबसे पहले बी के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट ले एंड सी के साथ इंडिविजुअली ए का डॉट प्रोडक्ट ले और फिर प्लस करें, और इससे जो हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा या जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर भी आप लोग एमसीक्यूज को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, टाइम को बचा सकते हो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने किसी वेक्टर को लिया और उसी वेक्टर के साथ खुद उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो, यानी हमने एक ए वेक्टर लिया और इसी ए वेक्टर के साथ खुद यही ए वेक्टर ही मल्टीप्लाई करना हो, तो इस केस में हमें स्केलर प्रोडक्ट क्या मिल सकता है। याद रखना, आप लोगों ने सिर्फ उस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर लेनी होगी, वही हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होगा। किस तरह से, एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ए वेक्टर है और उस ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अगर इस ए वेक्टर के साथ इसी ए वेक्टर को ही मैंने मल्टीप्लाई करना हो, तो जाहिर बात है उसकी भी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। तो इससे हमें स्केलर प्रोडक्ट क्या मिल सकता है। तो पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा वो जीरो होगा, यानी सेम वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो जीरो होता है। तो ए डॉट ए किसके बराबर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। एंगल क्या है, जीरो, मैं पहले बता चुका हूं। सेम है, डायरेक्शन सेम, तो एंगल भी जीरो। cos 0 डिग्री किसके बराबर, 1 के बराबर। अगर a को हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर। अब 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेक्टर को खुद इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो उस एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर टाइम के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर इस ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर है, तो अगर हम इसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, तो आप 2 का स्क्वायर लोगे, जब 2 का हम स्क्वायर लेंगे उससे हमें 4 मिलेगा। तो आसानी के साथ इस तरह के एमसीक्यूज भी आप लोग अब सॉल्व कर सकोगे। पॉइंट नंबर 5, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। याद रखना स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या स्केलर प्रोडक्ट मिल सकता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी जनरल एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों वेक्टर्स को उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन में दिया हो और उसका हम स्केलर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो फिर हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए इंतहाई जरूरी है इसी की मदद से हम कंपोनेंट वाला जो प्रोडक्ट है उसको भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स इज 0 डिग्री। जाहिर बात है जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मिसाल के तौर पर जिन दो यूनिट वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना हो उनके बिटवीन अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 0 डिग्री हो, या आप लोग कह सकते हो कि सेम यूनिट वेक्टर, एक ही बात है, अगर एंगल 0 का कहे या सेम यूनिट वेक्टर का कहे तो दोनों हमारे पास क्या है, सेम कंडीशन है। अच्छा, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर को समझते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा कुछ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो, कहने का मतलब ये है, यूनिट वेक्टर हम उनको कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 हो और वो ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। किस तरह से, जैसा कि आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा है, हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस का नाम हम एक्स एक्सिस रखते हैं, दूसरे का नाम हम वाई एक्सिस एंड तीसरे का नाम हम जेड एक्सिस रखते हैं। अब अगर हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमने जो यूनिट वेक्टर सिंबॉलिकली बनाया है वो क्या है, आई केप। आई केप अब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस को देखें, उसके लिए हमने जो यूनिट वेक्टर बनाया है वो हमारे पास है जे केप, और जे केप क्या करता है, उसका काम ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसकी भी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इसी तरह से जेड एक्सिस के लिए हमने के केप बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ साथ उसकी भी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो अगर हमने इनमें से दो यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो और उनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो या सेम डायरेक्शन हो तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, आई केप डॉट आई केप। देखो, अगर लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, एक यूनिट वेक्टर है आई केप, इसकी डायरेक्शन ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जाहिर बात है अगर मैं दूसरा आई केप ले लूं तो उसकी भी यही डायरेक्शन होगी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम और इनके बिटवीन एंगल अब क्या है, 0 डिग्री। तो याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर 0 डिग्री के बारे में कहें यूनिट वेक्टर तो वहां पर वो यूनिट वेक्टर हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर होंगे। तो यहां पर मैंने किया है आई केप डॉट आई केप। आई केप की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास 0 डिग्री है। का 0 किसके बराबर, वो 1 के बराबर। अगर इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो यूनिट वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 हो या दो सेम यूनिट वेक्टर हो तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम जेकेब डॉट जेकेब करें तो इससे भी हमें 1 ही मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग सॉल्व करें, इससे भी हमें 1 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम केकेब डॉट केकेब करें तो इससे भी हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें जो स्केलर प्रोडक्ट मिलता है वो 1 के बराबर होगा। या अगर 0 डिग्री एंगल के बारे में कहे यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन तो वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सेम यूनिट वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या हो सकता है, 0 डिग्री या 90 डिग्री वगैरह वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री। या ज्यादातर इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर इज व्हाट। तो ऑप्शन में हो सकता है 0, बी में हो सकता है 1, 2, 3, इस तरह से कुछ ऑप्शन होंगे। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सेम यूनिट वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। बाकी इसको हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी यूज करेंगे। इसके अंदर दूसरा कंडीशन क्या है, इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने उन दो यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो लेकिन अब उनके बिटवीन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो याद रखना जब 90 डिग्री की बात की जाए यूनिट वेक्टर के लिए तो वो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो एक ही बात है, या आप लोगों से पूछा जाए कि एंगल 90 डिग्री, या आप लोगों से पूछा जाए कि टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एक आई केप लिया है, दूसरा मैंने क्या लिया है, जे केप। आपको पता है कि अगर मैं आई केप को कंसिडर करूं तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और अगर मैं जे केप को कंसिडर करूं तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, आई केप डॉट जे केप। इसका मैग्नीट्यूड 1,
इसका भी मैग्नीट्यूड 1। इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या है? 90 डिग्री। cos 90 किसके बराबर? वो 0 के बराबर है। तो अगर 0 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल 90 डिग्री हो या दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम जे केप डॉट के केप करें उससे भी हमें 0 मिलेगा, या अगर हम के केप डॉट आई केप करें इससे भी हमें 0 मिलेगा, या अगर इसकी ऑर्डर को हम आगे पीछे करें, मैंने आपको बताया है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, फिर भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से बता रहा हूं, एमसीक्यूज आ सकता है, काफी सारे एमसीक्यूज इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि जब हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलता है वो 0 के बराबर होगा, या अगर उनके बिटवीन एंगल 90 डिग्री के बारे में कहें तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट है कि अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो तो किस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म, इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो लेकिन गिवन में उन दोनों वेक्टर्स को उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो, फिर किस तरह से हम उन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, तो ए वेक्टर किसके बराबर? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, यानी ए वेक्टर्स को उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है। इसका एक्स कंपोनेंट दिया है, वाई कंपोनेंट दिया है, जेड कंपोनेंट दिया है, दो भी दे सकते हैं। इसके अलावा बी वेक्टर को भी अगर उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो तो बी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। क्लियर? अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और इसका हमने स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? ए डॉट बी, इसकी जो कंपोनेंट्स है उसको आप लोगों ने लिखना होगा और बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है उसको आप लोगों ने लिखना होगा दरमियान में डॉट, क्योंकि हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को मालूम करना चाहते हैं। अब तरीका क्या है? देखो इसका तरीका ये है, सिर्फ हम समझते हैं, बाकी आप लोगों ने वहां पर इसको सॉल्व नहीं करना होगा, डायरेक्टली आप लोगों ने इस फार्मूले को यूज करना होगा और इसी शॉर्टकट फार्मूले की मदद से आसानी के साथ आप लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो जिनको कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो और आसानी के साथ आप लोग स्केलर प्रोडक्ट को मालूम कर सकते हो। लेकिन तरीका क्या है? थोड़ा कुछ समझते हैं। तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बी के वाई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बी के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स, तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स। अब इसके बाद वेक्टर की बात करते हैं, आई केप डॉट आई केप, तो दो सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? 1। जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया कि ये हमें कंपोनेंट्स में मदद दे सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई केप एंड आई केप से हमें 1 मिला और अगर 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्स एंड बी एक्स ही मिलेगा। इसके बाद इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स मल्टीप्लाई बी वाई, तो इससे हमें क्या मिलेगा? एक्स बी वाई। लेकिन हम जब इन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? आई केप डॉट जे केप। अब ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है, तो इससे हमें क्या मिलता है? 0। अगर 0 मिलता है और 0 को हम एक्स एंड बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ करें, यानी एक्स मल्टीप्लाई बी जेड, और यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ करें, तो आई केप एंड के केप से हमें क्या मिलेगा? इससे हमें 0 मिलेगा, तो ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो इन तीनों में से हमें सिर्फ ये रह जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों ने इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एक दूसरे को भी करते हैं। अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, वाई कंपोनेंट एंड एक्स कंपोनेंट, और डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा? जे केप एंड आई केप, इससे हमें 0 ही मिलेगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। फिर अगर हम वाई कंपोनेंट को वाई के साथ करें तो ए वाई मल्टीप्लाई बी वाई, जे केप डॉट जे केप, ये किसके बराबर? ये 1 के बराबर, तो सिर्फ ये रह जाएगा। सिमिलरली इसका भी इस तरह से करें तो इसमें हमारे पास ए जेड एंड बी जेड रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोगों ने दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो,
लेकिन उन दोनों वेक्टर्स को उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो, तो तरीका क्या है, सिंपली आप लोगों ने करना क्या होगा, एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस एक वेक्टर का वाई कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस एक वेक्टर का जेड कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे आप लोगों के पास आसानी के साथ कंपोनेंट से स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये फार्मूला इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। एमसीक्यूज में यहाँ पर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दो वेक्टर्स गिवन में दे सकते हैं, 2 3 5, इस तरह से इसके भी कुछ वैल्यू 6 7 1, तो इसी तरह से फिर आप लोग मल्टीप्लाई करते जाए, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, फिर प्लस करें तो आसानी के साथ आप लोगों के पास स्केलर प्रोडक्ट कंपोनेंट से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी गिवन में दी है और साथ में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी गिवन में दी है, या अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया है, तो बताइए इससे अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है तो ए और बी के बिटवीन एंगल क्या हो सकता है, तो उस डायरेक्शन को हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहां तक तो हमें पता है, वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। हमने इस एंगल को निकालना है, तो इसके लिए तरीका क्या है, ए बी को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे आएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर कर दिया है, और हमने खास को भी यहाँ से खत्म करना है, तो इसको भी अगर इस साइड पर हम लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। अब इसका मतलब क्या है, ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट है और ये उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड है, उसका प्रोडक्ट है। क्लियर। तो किस तरह से हम अब इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल को निकाल सकते हैं, तो देखो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर ए और बी वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन में दिया हो तो आप लोगों ने इसी फार्मूले की मदद से उसकी स्केलर प्रोडक्ट को निकालना होगा, जैसा कि मैंने किया है। इसकी जगह पर आप लोग ये पुट करें, क्योंकि इस स्केलर प्रोडक्ट को आप इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा cos इनवर्स अपनी जगह पर। अब अगर हम ए बी की बात करें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने इससे पहले लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम कंपोनेंट से किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, अंडर रूट आप लोगों ने ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेना होगा प्लस ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेना होगा प्लस ए वेक्टर के जेड कंपोनेंट का स्क्वायर लेना होगा, जो भी वैल्यू है वो पुट कर दे, अंडर रूट ले, तो इससे आप लोगों के पास ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना हो तो ये तो गिवन में दिया होगा, तो आप लोगों ने बी एक्स बी वाई बी जेड की मैग्नीट्यूड को उठा के यहाँ पर पुट करे, साथ में स्क्वायर ले, प्लस करे, अंडर रूट ले, इसको सॉल्व करे, आप आसानी के साथ कंपोनेंट से इन दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है, जो डायरेक्शन है, वो निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, ये आज का जो लेक्चर था ये इंतहाई इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एमडीकेट में जितने भी एमसीक्यू स्केलर प्रोडक्ट पर आते हैं वो ज्यादातर स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड होते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर इंतहाई जरूरी है। इस लेक्चर से आप लोग स्केलर प्रोडक्ट के साथ जितने भी एमसीक्यूज है उसको आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।